हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यागिरी के इस परिवार में। मैं आशुतोष आप सभी को विज्ञान पढ़ा रहा था। विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में हम लोगों ने कवर किया था परमाणु, अणु और तत्व। इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। परमाणु संख्या और कुछ महत्वपूर्ण अणुसूत्र, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और इनका कुछ PYQ भी किया था हम लोगों ने। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता, जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम के। तो ये है क्रैश कोर्स, आप लोग जो देख पा रहे हैं ये है क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स है क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए, जो 2026 में बोर्ड होने वाला है उसके लिए है। और इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको? कंप्लीट फुल सिलेबस, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, प्लस में फ्री टेस्ट सीरीज भी है और 1-to-1 मेंटरशिप भी है। मेंटरशिप यानी आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम के बाद आगे आपको क्या करना है उसके लिए हम लोग गाइड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद है क्या कि आप ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? ये सब मिलेंगे आपको विद्यागिरी ऐप पे। विद्यागिरी ऐप कहाँ से मिलेंगे? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जाइए, विद्यागिरी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप इनरोल कीजिए इसमें। इसकी फ़ी क्या है? इसकी फ़ी है 999 रुपये। इतने में आपको ये कोर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर जल्दी से इनरोल कर लीजिए। कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कुछ लेक्चर्स हो भी चुके हैं, तो देर मत कीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? आवर्त सारणी। हम लोग आज पढ़ेंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या है? ये आधुनिक आवर्त सारणी है जिसका विकास किया था हेनरी मोजले ने 1913 में, ठीक है। हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आवर्त सारणी के बारे में कुछ कुछ बताया था, बट ये परफेक्ट बैठता है अभी तक के हिसाब से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। अच्छा, दिया था तो ये आधुनिक आवर्त सारणी किस बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था तत्वों को? तो इन्होंने अरेंज किया था परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु संख्या। ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किस आधार पे अरेंज किया गया है या क्रमबद्ध किया गया है, तो वो है परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या है 7 और वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या है 18। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या है आधुनिक आवर्त सारणी? आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, नहीं तो चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं क्या है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी तो ये रहा आपका आधुनिक आवर्त सारणी। देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ग। क्या है? इसको कहते हैं, ये जो कॉलम सा बना हुआ है पिलर टाइप का, इसको कहते हैं वर्ग। ये टोटल 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 है। और ये जो 18वां ग्रुप है ये है निष्क्रिय गैस, ठीक है। निष्क्रिय गैस का वो ग्रुप है, ये निष्क्रिय गैस का ग्रुप है, ठीक है। 18 नंबर ग्रुप। और ये है पहला वर्ग है। इस पहले वर्ग का नाम बोल देते हैं हम लोग जनरली। ये पहला वर्ग है अल्कली मेटल्स यानी क्षार धातु। और दूसरा जो वर्ग है ये पूरा वर्ग है क्षार मृदा धातु, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वर्ग का क्या क्या बोलते हैं, तो वो है क्षार धातु और दूसरे वर्ग को क्षार मृदा धातु। ये आर पे आने वाले सवाल में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही क्यों सजाया गया, ऊपर नीचे हावर डावर क्यों सजाया गया? इसलिए सजाया गया क्योंकि जो एक ग्रुप है, एक वर्ग है, इन वर्ग के सारे गुण सेम टू सेम होते हैं। जैसे ये पहला ग्रुप है, इन सारे एलिमेंट्स के, इन सारे तत्वों के जो भी गुण हैं लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए इनका एक ही सर्कल है। जैसे आप लोगों के मिलते जुलते होंगे वैसे ही दोस्त आप लोग बनाते होंगे, है ना। तो जस्ट लाइक वही, ठीक है। वैसे ही इनके ग्रुप सेम है, इसलिए ये एक ही वर्ग में है। और इसको बोलते हैं आवर्त, जो क्षैतिज है ना, इसको बोलते हैं आवर्त। ये है आवर्त। टोटल कितने हैं? 7 है। तो इसके बारे में हम लोग और नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जो है धातु अधातु वाले चैप्टर में पूरे डीप में पढ़ेंगे किसको क्या बोलते हैं, किसकी में क्या है नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आवर्त सारणी देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन है इसके अनुसार। अब देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है घटता है परमाणु साइज। परमाणु साइज क्यों घटता है? क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस यानी जो नाभिक होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जब परमाणु संख्या बढ़ेगा तो प्रोटॉन की भी संख्या बढ़ेगी पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, जिससे साइज कम होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ज्यों ज्यों परमाणु संख्या बढ़ेगी त्यों त्यों उसका साइज घटता जाएगा। साइज घट रहा है तो इसलिए उसका त्रिज्या भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था कि आपके त्रिज्या भी घटती है, ठीक है। ये देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ऊर्ध्व स्तंभ मतलब क्या होता है?
खड़ा वाला, यानी कि जो पिलर टाइप का होता है वो। कितने था अभी बताया मैंने आपको, 18 थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त यानी लेटा हुआ, है ना, तो लेटा हुआ कितना था? 7 था। ये हमारे बच्चे ने सही किया था। ठीक है, अब ये है आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, यानी उधर से इधर आने में क्या होता है? अभी बताया था हमने, उल्टा है। जो पहला क्वेश्चन था उसका उल्टा है, यानी बढ़ता है इसमें। ठीक है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। देखो वही पूछा, क्या है इसका? क्षार धातु। प्रथम वर्ग बताया था क्षार धातु, दूसरा वर्ग था क्षार मृदा धातु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारों निम्नलिखित में क्या कहलाती है? 36 कतारों मतलब हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब समूह, सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज मतलब ऐसा लेटा हुआ। लेटा हुआ क्या बोलते हैं? आवर्त। ठीक है, कितने आवर्त थे टोटल? 7 थे। चलिए, तो ये थे कुछ PYQ आवर्त सारणी के। आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई ये परमाणु का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, 0 मान लीजिए, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? जितना उसका परमाणु संख्या होगा, जितना परमाणु संख्या, और उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है आपस में। क्यों घूमता है? इसलिए घूमता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। पहले ही वीडियो में मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, प्रोटॉन चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को खींच ले और इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम प्रोटॉन को खींच ले, तो जिससे क्या होता है कि दोनों आपस में घूमने लगते हैं, जस्ट लाइक वही। तो इसलिए ये ऐसा गोल गोल बनने लगता है। ये जो गोल गोल बनता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कक्षा। जैसे पहला कक्षा K, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद N, इसको बोलते हैं कक्षा। ठीक है, तो इसी तरीके से बनता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हमने लिखा है परमाणु की कक्षा K, L, M और N। ठीक है, जनरली इतना ही तक आपको अभी पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 11th-12th में, तो डीप में पढ़ना है इनका। ठीक है, तो इसमें है कि किसी भी कक्षा में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब जैसे K है, K कक्षा में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे? तो इसमें इलेक्ट्रॉन K क्या है? पहला है, पहला कक्षा है, सबसे नियरेस्ट। तो इसमें क्या होगा? 2 इंटू इनका वैल्यू क्या होगा? पहला कक्षा इसलिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड 1 यानी 2। तो पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? दूसरी कक्षा में आएंगे 2 मल्टीप्लाइड 2 स्क्वायर। 2 हमने क्यों लिखा है यहाँ पे? 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये दूसरा कक्षा है, K L M है ना, दूसरा कक्षा, इसलिए 2 इंटू 4 यानी 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में कितने आएंगे? 2 मल्टीप्लाइड 3 का स्क्वायर कितने आएंगे? 2 इंटू 9 यानी 18। तीसरी कक्षा में 18 एलिमेंट आएंगे। चौथा ये एन कक्षा में कितने एलिमेंट आएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 16 यानी 32। चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो क्या गया जनरली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 8, 18 और 32, ऐसे याद कर सकते हैं 2, 8, 18 और 32। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 2n स्क्वायर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसा पीछे बताया मैंने आपको। ठीक है, अब एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? क्या है परमाणु संख्या? आप बता सकते हैं? ठीक है, चलिए हम बताते हैं। 2, 8, 7, इसको जोड़ दीजिए। 2, 8, 10 और 7, 17। 17 होंगी इसकी परमाणु संख्या। 17 किसकी होती है परमाणु संख्या? क्लोरीन की, पीछे बताया था मैंने कल। ठीक है, तो ठीक है, संयोजकता। अब संयोजकता बताने से पहले आप लोग कुछ समझ लीजिए कि संयोजकता को लिखने से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको परमाणु संख्या तो याद होने ही पड़ेंगे, नहीं होंगे तो नहीं बन पाएंगे। पीछे बताया था मैंने, है ना, कैसे याद करना है। ठीक है, अभी बताते हैं। जैसे हमने बताया कि ऑक्सीजन को लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या क्या है? 8। अब 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 6, क्योंकि 8 तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या हुआ? 8 नहीं है, 8 नहीं है, तो इसका ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अच्छा, अब लिखते हैं हम मैग्नीशियम। इसका क्या परमाणु संख्या? 12। 12 का क्या होगा? 2, फिर 8, फिर 2 ही बचा ना जी। 2, 8, 10 और 2, 12। ठीक है, तो ये परमाणु संख्या है। ठीक है, वैसे ही था नीचे क्लोरीन का क्या था? 17 का क्या होता है? 2, 8, 10 और 7। आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्यों? क्योंकि 17 ही है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आगे चलते हैं हम। अब पढ़ते हैं हम लोग संयोजकता। ठीक है, अब संयोजकता क्या होती है? संयोजकता आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास
10th में, सॉरी क्लास 9th में ऑक्टेव रूल यानी अष्टक नियम पढ़ा है आप लोगों ने। अष्टक नियम पूरा हो या फिर द्विप्लेट नियम पढ़ा होगा, क्योंकि ये अष्टक नियम ये बोलता है कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो स्टेबल है। अब स्टेबल होने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हर आदमी चाहता है ना कि अपने लाइफ में स्टेबल हो, जस्ट लाइक परमाणु भी चाहता है कि हम अपने लाइफ में स्टेबल हो जाए। तो वो स्टेबल कब होगा? वो स्टेबल तब होगा, वो हमारे अष्टक जी ने बताया कि उसके सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन। नहीं है तो वो किसी से लेंगे, अगर है ज़्यादा है तो किसी को दे देंगे। 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब एक द्विप्लेट नियम भी होता है। द्विप्लेट नियम होता है छोटे परमाणु के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनके लिए होता है द्विप्लेट नियम, ठीक है। चलिए, तो जनरली अष्टक नियम का ही फॉलो करना होता है। चलिए ठीक है। अब किसी भी तत्व की हम परमाणु संयोजकता की कैसे ज्ञात करेंगे? इसके 3 नियम हैं। 3 नियम है। क्या है कि जिन तत्व की बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 या 4 है, तो उनका वही हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी उसका वही हो जाता है संयोजकता। जैसे ये कार्बन है, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। कार्बन का क्या होता है? 6। कार्बन का क्या होता है परमाणु संख्या? 6 का क्या होगा? 2 और बच गया 5, सॉरी 5 नहीं होगा, 2 और हो गया 4 हो गया ना। तो इसकी संयोजकता क्या होगी आप लोग बता सकते हैं? 2, 4। इसकी संयोजकता क्या होगी? बाहरी कोष में क्या है? 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 8 होने के लिए इसको क्या करना होगा? या तो ये 4 को दे दे या ये 4 को ले ले, है ना। या तो दे दे या फिर ले ले। तो ये क्या करता है? देने से अच्छा होता है कि ये ले लेता है, ठीक है। तो फिर क्या करता है इसको? यही हो जाता है संयोजकता 4। तभी आप लोगों ने देखा होगा कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड ही बनते हैं, है ना। तो वो क्यों बनते हैं? संयोजकता के कारण ही बनते हैं, ठीक है। अब दूसरा बताते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम के क्या होता है परमाणु संख्या? सोडियम के होते हैं 11। 11 को कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? 2, 8 और 1। देखिए एक फालतू है, तो बताइए एक देने से ज़्यादा बेटर है या 7 लेने ज़्यादा बेटर है? तो ऑब्वियस सी बात है एक दे देना ज़्यादा बेटर है। तो ये एक क्या करता है? दे देता है। तो इसीलिए इसका एक क्या है? यही है इसकी संयोजकता, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा क्या है कि जिन तत्वों की बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7, 5, 6 या 7 होती है, वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं? उसको ज्ञात करते हैं हम कि ये नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। 8 माइनस बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, ठीक है। बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको कैसे समझाएं? इसको ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये देखिए फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का होता है 17। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2, 8, 10 और 7, 17। देखिए अब बताइए आप ही लोग कि 7 जो है ये देना बेटर है कि एक ले लेना बेटर है? तो एक ले लेना बेटर है, क्योंकि लेना तो एक ही है। एक जैसे ही ले लेगा तो ये हो जाएगा इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 जैसे ही हो जाएगा वो हो गया स्टेबल, तो स्टेबल हो गया। तो इसीलिए इसमें क्या होगी संयोजकता? इसकी संयोजकता हो जाएगी 8 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा? 1। इसकी संयोजकता क्या है? 1। तो इस तरीके से संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा है ये उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस कौन से वर्ग का था? ग्रुप 18, वर्ग 18 में था हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो इसका क्या होता है? संयोजकता हमेशा 0 होता है। ये है ना, जैसे समाज में भी होते हैं कुछ लोग जो किसी से कोई लेना देना नहीं है, मस्त आराम से अपने में ही मस्त है, ये वही लोग हैं, अपने में ही मस्त है, किसी से कोई मतलब ना है ना। जैसे इसकी 2 है, इसकी देखो क्या है परमाणु संख्या 10 है, इसकी क्या है 18 है ना। तो इसको देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 ही रह गया। अब इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 2 और 8, देखो न लेना न देना, पहले से ही पूरा है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता क्या होती है? 0। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हु एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ ऑक्टेट। सॉरी इसका हिंदी लाना भूल गए, तो बता देता हूँ मैं हिंदी में। ऑक्टेट नियम, जो ऑक्टेट नियम था उसको किसने दिया था? तो उसको दिया था हमारे न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स जी ने ऑक्टेट नियम दिया था, ठीक है। अब मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने पीछे बताया है। कमेंट करिएगा जरूर, मैं देखूंगा। अब दूसरा क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसको बताते हैं। 19 है तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले 2, फिर 8, 10 हो गए, फिर क्या आएगा? 2, 8, 10 हो गए, 18 हो गए, ठीक है। अब क्या आएगा? यहाँ पे लिखना होगा 18 लिखना होगा, सॉरी एक सेकेंड। 2, 8, 18। अब लिखते हैं हम 1 बच गया। 1 बच गया तो क्या 1 7 लेना बेटर है या देना बेटर है? तो ऑब्वियस बात हम 1 दे देंगे तो हमारे लास्ट कोर्स में बच जाएगा, हमारे जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 बच जाएगा, तो हो जाएगा उसकी 8 स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी? 1, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे क्या है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। सभी तत्वों की संयोजकता होती है सेम, क्योंकि तभी तो हमने बताया था ना कि जितने भी वर्ग हैं उन सब की क्या होते हैं, कुछ न कुछ गुण सेम होती है, गुण सेम होते हैं तभी वो है। तो वो गुण क्या है, संयोजकता, उनकी संयोजकता सेम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है। अब हम लोग क्लास में शुरू करेंगे आपका पहला चैप्टर, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये उसका कुछ बेसिक था, अब आपको अच्छे से समझ में आएंगी रासायनिक अभिक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आप जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स कुछ ही दिनों के लिए आपके यूट्यूब पे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम यूट्यूब पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।